स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉन कीहो की माइंड पावर इनटू द 21st सेंचुरी। हाँ, ये किताब काफी सालों से पॉपुलर है। बिल्कुल, तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाल सकें। ये किताब मतलब जानी जाती है लाखों लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सोच बदलने, उनकी जो अंदर की शक्ति है उसे पहचानने में, सही कहा। और अपने लक्ष्य पाने में। किताब का जो मेन आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है, पर है बहुत शक्तिशाली, कि आपके विचार आपकी दुनिया बदल सकते हैं। हाँ, सुनने में ये बहुत आसान लगता है लेकिन गहरा है। हाँ, पर सवाल ये उठता है कि कैसे? ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं आज। हाँ, और देखिए, शुरू में ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बताती। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो यही कहती है कि कीहो का जोर बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों पर है, ऐसी तकनीकें जिन्हें आप रोज इस्तेमाल कर सकें। मतलब थियरी से ज्यादा एक्शन। बिल्कुल, ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह से अपने मन को ट्रेन करने, उसे साधने के बारे में है, ताकि आप अपनी जिंदगी में असल बदलाव ला सकें। ठीक है, और किताब की जो बुनियाद है वो इसी विचार पर टिकी है ना, कि हमारे विचार चाहे हम उनके बारे में जानते हों या न जानते हों, हाँ, सचेत हो या अवचेतन, हाँ, वो लगातार हमारी हकीकत बना रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो रही है, हम उसे बना रहे हैं। हमारे सूत्र यही बताते हैं कि इसका सीधा असर हमारी सेहत पर, हमारे पैसों की स्थिति पर, रिश्तों पर, और यहाँ तक कि हम कितने खुश हैं इस पर भी पड़ता है। बिल्कुल, ये सोचना ही अपने आप में मतलब काफी हैरान करने वाला है कि अंदर जो चल रहा है वो बाहर कैसे बदल सकता है सब कुछ। हाँ, ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है कि बस अच्छा अच्छा सोचो? नहीं, यहीं पर किताब थोड़ी और गहरी जाती है। कीहो के हिसाब से असली जो कंट्रोल है वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अच्छा। सचेत मन तो बस ऊपरी सतह है, असली पावर तो नीचे है। किताब का तर्क ये है कि जब हम लगातार और पूरे विश्वास के साथ कुछ विचारों को मन में रखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें एक तरह से ऑर्डर या कमांड की तरह ले लेता है। ओके। और फिर वो उन विचारों को सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता कई बार। जैसे किसी जमीन में बीज बोना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर माहौल सही हो तो वो बीज उगेगा ही। तो ये अवचेतन मन एक तरह का ऑटो पायलट हुआ जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि प्रोग्रामिंग करें कैसे? हमारे नोट्स बताते हैं कि किताब दो मेन टेक्निक्स पर बहुत जोर देती है। एक है विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन यानी मन की आंखों से देखना, अपने लक्ष्यों को ऐसे देखना जैसे वो पूरे हो चुके हों, पूरी डिटेल के साथ। हाँ, और कीहो इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर देखना नहीं है, बात है उसे पुनः तरह महसूस करने की। वो सफलता का एहसास, वो खुशी, वो संतुष्टि। जितनी साफ तस्वीर होगी और जितना गहरा एहसास होगा, अवचेतन मन पर उतना ही मजबूत असर पड़ेगा। किताब में शायद एथलीट्स के उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को पहले मन में पूरा जीते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। और दूसरी टेक्निक है अफर्मेशंस। ये क्या चीज है? क्या ये बस खुद से अच्छी बातें बोलना है? उसे थोड़ा ज्यादा है। अफर्मेशंस यानी छोटे पॉजिटिव वाक्य, और जरूरी है कि वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ, या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। किताब का तर्क ये है कि जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है, तो ये विचार धीरे धीरे हमारे गहरे विश्वासों का हिस्सा बन जाते हैं और पुरानी जो नेगेटिव सोच है उसकी जगह ले लेते हैं। तो ये अवचेतन मन को नए इंस्ट्रक्शन देने का एक सीधा तरीका है। हाँ, एक तरह से। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या ये वाकई काम करते हैं? क्या किताब बताती है कि ये साधारण सी लगने वाली चीजें इतनी पावरफुल क्यों हैं? बिल्कुल, किताब का सार यही है कि पावर जो है वो सादगी और निरंतरता में है। निरंतरता। हाँ, कंसिस्टेंसी। ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये सीधे अवचेतन मन की भाषा में बात करती हैं, यानी तस्वीरों की भाषा, भावनाओं की भाषा। अच्छा। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। जैसे आप रोज कसरत करके बॉडी बनाते हैं ना, हाँ। वैसे ही रोज इन तकनीकों का अभ्यास करके आप अपने मन की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, आप अपनी सोच के पैटर्न बदलते हैं। कुंजी है रोज करना,
चाहे थोड़ा ही करें। और इसी रोज करने को शायद कीहो एक कदम और आगे ले जाते हैं सीडिंग के कॉन्सेप्ट से। हाँ, सीडिंग। हमारे नोट्स में लिखा है कि ये विजुअलाइजेशन से भी ज्यादा गहरा है। ये क्या है और अलग कैसे है? हाँ, सीडिंग कीहो के काम का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसे ऐसे समझिए, विजुअलाइजेशन में आप तस्वीर देखते हैं, अफर्मेशन में आप उसे शब्दों में दोहराते हैं, लेकिन सीडिंग में आप उस लक्ष्य के पूरे हो जाने का जो एहसास है, हाँ, उस फीलिंग को अपने अंदर रोपते हैं, मतलब सीड करते हैं। ये सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि उस भविष्य की भावना को अभी वर्तमान में महसूस करना है। ओके। किताब इसे एक बहुत फोकस्ड अभ्यास बताती है, जिसमें आप कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से उस मनचाही स्थिति के इमोशनल अनुभव में डूब जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन हुई तस्वीर देखना, और सीडिंग हुई उस तस्वीर का एहसास बोना, उसे एक इमोशनल हकीकत बनाना। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, इसमें भावनाओं का, इमोशंस का बहुत गहरा रोल है। निश्चित रूप से। कीहो के अनुसार भावना ही वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो इन मानसिक तस्वीरों को एनर्जी देता है और अवचेतन मन को एक्टिवेट करता है। बिना भावना के विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन शायद उतने असरदार ना हो। अच्छा। किताब सलाह देती है कि रोजाना कुछ मिनट पूरी एकाग्रता से इस सीडिंग का अभ्यास किया जाए। लक्ष्य ये होता है कि उस विश्वास को इतना मजबूत बना लिया जाए कि अवचेतन मन उसे सच मान ले। और अच्छी बात ये लग रही है कि ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा था, किताब प्रैक्टिकल है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप अभ्यास दिए गए हैं। जैसे शायद लक्ष्य तय करना, उन्हें लिखना, जर्नलिंग करना। हाँ, और रोजाना अफर्मेशन दोहराने का एक शेड्यूल बनाना, मानसिक रिहर्सल करना। हाँ, तो ये इसे सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि करने की गाइडबुक बना देता है। सही कहा। ये पाठकों को सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे करना है इसकी पूरी रूपरेखा देता है। इससे पाठक सिर्फ मोटिवेटेड महसूस नहीं करते, बल्कि उनके पास एक्शन लेने के लिए ठोस टूल्स होते हैं। और शायद सबसे अच्छी बात जो हमारे नोट्स में मुझे लगी वो ये कि कीहो कहते हैं कि इन सब अभ्यासों के लिए रोज सिर्फ 5 मिनट निकालना भी काफी हो सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसे बहुत रियल और करने लायक बना देता है ना, खासकर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास भी बड़ा असर डाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी उम्मीद जगाता है जिन्हें लगता है कि भाई हमारे पास टाइम कहाँ है। सही है। इस किताब की एक और खूबी जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है, वो है इसकी भाषा। अच्छा, कैसी है भाषा? कीहो बहुत ही सरल, सीधी और मोटिवेट करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेतना, अवचेतन मन, ये कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लग सकते हैं। हाँ, लगते हैं। पर वो इन्हें बहुत आसानी से समझाते हैं, बिना किसी भारी भरकम साइकोलॉजी वाले शब्दों के। ये इसे आम पाठक के लिए बहुत आसान बना देता है। हाँ, ये इसे किसी यूनिवर्सिटी की किताब जैसा नहीं, बल्कि जैसे कोई अनुभवी दोस्त सलाह दे रहा हो वैसा महसूस कराता है। बिल्कुल, जो शायद इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है। और एक और प्रैक्टिकल बात, हर चैप्टर के आखिर में मेन पॉइंट्स की समरी दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये न सिर्फ दोहराने में मदद करता है, बल्कि अगर आप जल्दी से कोई कॉन्सेप्ट दोबारा देखना चाहें या अभ्यास जारी रखना चाहें तो ये बहुत काम आता है। ये लगातार सीखने और प्रैक्टिस को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। तो सिर्फ सिद्धांत और तकनीकी ही नहीं, किताब को भरोसेमंद बनाने के लिए कीहो असल जिंदगी के उदाहरण और कहानियां भी बताते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे नोट्स में इसका जिक्र है। ये कहानियां कैसे मदद करती हैं? ये कहानियां बहुत जरूरी हैं। स्रोत बताते हैं कि कीहो पूरी किताब में ऐसे लोगों के अनुभव बताते हैं जिन्होंने इन माइंड पावर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदली। जैसे किन क्षेत्रों में, चाहे वो सेहत हो, करियर हो, रिश्ते हो या किसी डर पर काबू पाना हो। ये उदाहरण सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को साफ नहीं करते, बल्कि पढ़ने वाले को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये उनके लिए काम कर सकता है तो मेरे लिए भी कर सकता है। हाँ, ये कनेक्शन बन जाता है। हाँ, ये थ्योरी को जमीन पर उतारते हैं और उन्हें ज्यादा विश्वसनीय बनाते हैं। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटे एक साथ देखें तो इस किताब से मिलने वाले मुख्य सबक या निचोड़ क्या है, वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो कोई अपने साथ ले जा सकता है? अगर हम सार निकालें तो हमारे विश्लेषण के आधार पर 4-5 मुख्य बातें सामने आती हैं। बताइए। पहली और सबसे बेसिक, आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। आप जो लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में आता है। यह सिर्फ कहावत नहीं, एक वर्किंग प्रिंसिपल है। दूसरी, दोहराव की ताकत, रेपिटेशन।
सफलता या बदलाव रातों रात नहीं आता। ये लगातार मानसिक अभ्यास का नतीजा है, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशंस हो या सीडिंग। कंसिस्टेंसी इज की। ठीक है। तीसरी, अवचेतन मन प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे सही तरीके से विश्वास और दोहराव के साथ निर्देश दिए जाएं तो ये उन्हें स्वीकार करके उन पर काम करना शुरू कर देता है। ये हमारे अंदर छिपी एक जबरदस्त शक्ति है। और चौथी, समस्याओं को देखने का नजरिया बदलना। किताब सिखाती है कि जिन्हें हम मुश्किलें या प्रॉब्लम समझते हैं वो असल में ग्रोथ और कुछ नया सीखने के मौके हो सकते हैं। अच्छा, चुनौतियों में अवसर देखना। बिल्कुल, हर चुनौती एक छुपा हुआ अवसर है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला विचार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइंड पावर टेक्निक सिर्फ किसी एक चीज के लिए नहीं है, जैसे सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने या कोई एग्जाम पास करने के लिए। इसका असर ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, कीहो का नजरिया बहुत समग्र है, होलिस्टिक है। उनका तर्क है कि जब आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। हर पहलू पर? हाँ, आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं क्योंकि आपकी सोच बदलती है। आपकी सेहत सुधर सकती है क्योंकि आप पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर आप जीवन में ज्यादा शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं। ये एक पूरी जिंदगी बदलने का खाका पेश करता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसकी कोई आलोचना भी है? क्या सभी पढ़ने वाले इससे सहमत होते हैं? हमारे स्रोतों में इस बारे में कुछ है? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र मिलता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि इसके विचार जो हैं वो आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे दूसरे कॉन्सेप्ट से काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा, ये मैंने भी सुना है। हाँ, हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि कीहो का तरीका ज्यादा सीधा है, ज्यादा प्रैक्टिकल है और कम रहस्यमयी है। वो कैसे पर ज्यादा जोर देते हैं। एक और अहम बात यह है कि ये किताब शायद उन लोगों को निराश करे जो बिना मेहनत किए रातों रात चमत्कार चाहते हैं। मतलब ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। कतई नहीं। कीहो चमत्कार का वादा नहीं करते। वो रोजाना अनुशासन और अभ्यास पर जोर देते हैं। सफलता के लिए मानसिक मेहनत जरूरी है। और यहीं ये सवाल उठता है कि क्या पढ़ने वाले वाकई रोज इस मेंटल डिसिप्लिन के लिए तैयार हैं? क्योंकि किताब साफ करती है कि नतीजे इसी कमिटमेंट पर टिके हैं। तो ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने मन को साधने की एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? किन लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए? हमारे विश्लेषण के हिसाब से ये किताब उन सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो पर्सनल ग्रोथ, पॉजिटिव सोच या अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल पाने में रुचि रखते हैं, चाहे वो शुरुआत कर रहे हो या पहले से जानते हो। हाँ, दोनों के लिए। खासतौर पर वो लोग जो सिर्फ फिलॉसफी भी नहीं बल्कि ठोस प्रैक्टिकल तकनीकें चाहते हैं अपनी सोच और अपने नतीजों को बदलने के लिए। अगर कोई अपनी सोच की शक्ति को समझना और इस्तेमाल करना चाहता है तो ये एक बेहतरीन शुरुआत या एक मजबूत साथी साबित हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो माइंड पावर इनटू द 21st सेंचुरी की खासियत ये है कि ये मन की जो अपार क्षमता है, जो एक एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे जा सकने वाले एक डिसिप्लिन तरीके में बदल देती है। सही कहा। इसकी जो प्रेरणा देने वाली सोच है, करने लायक स्टेप्स हैं और असल जिंदगी के उदाहरण हैं, इनका जो मिश्रण है वही इसे इतना असरदार बनाता है। इसने अनगिनत लोगों को अपनी मानसिक आदतों का मालिक बनने और अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके सच्ची खुशी और सफलता पाने का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छा सोचो नहीं कहता बल्कि कैसे सोचो और फिर क्या करो ये भी बताता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, देखिए, किताब मुख्य रूप से लक्ष्यों को पाने के लिए विजुअलाइजेशन और सीडिंग जैसे अनुशासित मानसिक अभ्यासों पर केंद्रित है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर इन्हीं तकनीकों को, इस फोकस्ड मेंटल इमेजरी और इमोशनल कनेक्शन को लगातार जिंदगी के दूसरे एरिया में लगाया जाए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मुश्किल नई स्किल सीखनी है या किसी क्रिएटिव काम में कोई रुकावट आ रही है, उसे दूर करना है, या शायद किसी बहुत जरूरी लेकिन मुश्किल बातचीत की तैयारी करनी है। अच्छा, क्या ये मानसिक रिहर्सल और इमोशनल कंडीशनिंग वहां भी उतनी ही असरदार हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किताब सीधे तौर पर नहीं देती, लेकिन इसके जो मायने हैं वो काफी गहरे हो सकते हैं। इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।